हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रिंस कुशवाहा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कॉमर्स शो में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। और आज हम लोग रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस पब्लिक फाइनेंस के सॉल्व करने वाले हैं, एमसीक्यूज। आई होप कि आपके लास्ट वाले वीडियोज़ में कोई भी डाउट नहीं होगा आपको किसी भी क्वेश्चन में, क्योंकि आपका एक भी डाउट वाला कमेंट मेरे पास नहीं आया है, ठीक है। तो हम लोग आज रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका हर एक क्वेश्चंस के साथ आपका कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर होता चला जाए। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करना कि एक नोटबुक और एक पेन ले करके बैठना, सो दैट आप चीज़ों को नोट भी करते जाओ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोग देख रहोगे 50 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। जिन लोगों ने 50 क्वेश्चंस फर्स्ट वाले नहीं सॉल्व किए हैं, आप लोग उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, इसको भी सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लास्ट वाले वीडियो का आप लोग को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और यहाँ पर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द फिस्कल डेफिसिट एक्सक्लूडिंग द इंटरेस्ट लायबिलिटीज फॉर अ ईयर इज कॉल्ड एज। यहाँ पर हम आपको बता दें कि जब फिस्कल, ठीक है, रुक जाइए एक मिनट, फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट माइनस करते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट माइनस करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखनी पड़ेगी। जब फिस्कल डेफिसिट में से हम लोग इंटरेस्ट लायबिलिटीज़ को एक्सक्लूड करते हैं तो फिर वो आपका प्राइमरी डेफिसिट कहलाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला टाइप का आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट लायबिलिटीज इक्वल्स टू प्राइमरी डेफिसिट। 51 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द FRBM एक्ट वॉज पास्ड इन, ठीक है, FRBM एक्ट, ठीक है, ये FRBM एक्ट पास हुआ था आपका 2003 में, पर उससे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि FRBM का फुल फॉर्म होता है फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। द FRBM एक्ट वॉज पास्ड इन 2003। नेक्स्ट है, द जीरो बेस्ड बजटिंग वॉज फर्स्ट अडॉप्टेड इन। ये फर्स्ट अडॉप्ट किस में किया गया था? जीरो बेस्ड बजटिंग। जीरो बेस्ड बजटिंग यानी कि ZBB हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। ZBB का मतलब होता है स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, ठीक है। तो 53 का आंसर यहां पर आपका हो जाएगा USA, ठीक है। ZBB को फर्स्ट किस कंट्री में अडॉप्ट किया गया था? USA में। नेक्स्ट, कंट्री तो पता चल गई, अब किस पर्सन ने सबसे पहले प्रपोज किया था ZBB को? तो उसका आंसर हो जाएगा पीटर फायर। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। 54 का होगा डी, यानी कि हु प्रपोज्ड द ZBB फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो उसका आंसर हो जाएगा पीटर फायर। बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। 55, जेंडर बजटिंग स्टार्टेड इन इंडिया विद द यूनियन बजट। वैसे तो इसका आंसर होता है 2005, ठीक है। तो 2005 के सबसे पास में ये वाला आपको पीरियड दिख रहा है, तो यहाँ पर हम लोग इसी को टिक करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर कहीं 2005 लिखा हुआ है तो आप लोग 2005 को ही क्लिक करोगे, ठीक। जेंडर बजटिंग स्टार्टेड इन इंडिया विद द यूनियन बजट ऑफ 2005, यानी कि 2006 to 2007। ग्रांट्स रिकमेंडेड बाय द फाइनेंस कमीशन, ग्रांट्स रिकमेंडेड बाय द फाइनेंस कमीशन आर नोन एज। अब इसमें कौन सा वाला ग्रांट ये कहलाता है? ये आपका कहलाता है स्टैट्यूटरी ग्रांट्स, ठीक है। अगर फाइनेंस कमीशन ने कोई भी ग्रांट को रिकमेंड किया है तो फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी ग्रांट्स। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड फॉर रिडीमिंग पब्लिक डेट। इन सब में से कौन सा ऐसा मेथड है जिससे हम लोग पब्लिक डेट को रिडीम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 57 का आपका आंसर हो जाएगा ग्रांट्स इन एड। सिंकिंग फंड भी एक मेथड होता है, कैपिटल लेवी भी मेथड होता है। कैपिटल लेवी में मतलब होता है कि आपके इनकम पर टैक्स ना चार्ज करके
कैपिटल पर जब चार्ज किया जाता है, ठीक है। टर्मिनल एन्युइटीज़ वो आपका पर ईयर के अकॉर्डिंग होता है। और सिंकिंग फंड में क्या होता है कि आपका जैसे समझ लीजिए कोई लोन लिया गया है तो उस लोन को रीपे करने के लिए अलग से एक फंड जनरेट कर दिया जाता है और फिर उसके अकॉर्डिंग ही काम होता है, ठीक है। 57 का डी। 58 द फाइनेंस कमीशन इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करने का काम किसका है, ठीक है। 58 का हो जाएगा ए। ये बात ध्यान रखिएगा, फाइनेंस कमीशन इंडिया का कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट सर करते हैं, ठीक है। 58 का ए। द थ्योरी ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज वॉज गिवन बाय। ये तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, कोशिश करेंगे कि इसके लिए भी अलग से वीडियो आप लोगों के लिए बना दें, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 59 का बी, ठीक है। इनका फुल नेम हमने आप लोग को बता रखा है, ह्यूग डाल्टन, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। इनका नाम याद रखिएगा। मैक्सिमम सोशल एडवांटेज MSA वॉज गिवन बाय ह्यूग डाल्टन, ठीक। 59 का बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। इन सब में से कौन सा स्टैट्यूटरी बॉडी है, फाइनेंस कमीशन, प्लानिंग कमीशन, स्टेट प्लानिंग बोर्ड, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो 60 का आपका क्या हो जाएगा, फाइनेंस कमीशन। हम लोगों ने ऊपर स्टैट्यूटरी बॉडी के बारे में बात भी की थी, फाइनेंस कमीशन से रिलेट किया था, तो आप लोग को वो चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैट्यूटरी बॉडी, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 60 का ए, यानी कि फाइनेंस कमीशन। ऑथर ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इन सब में से कौन ऑथर है इस बुक का जिसका नाम है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। यहां पर आंसर हो जाएगा आपका कीन्स। कीन्स बोले तो JM कीन्स, ठीक है, JM कीन्स। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। JM का फुल फॉर्म है जॉन मेनार्ड कीन्स, ठीक है, जॉन मेनार्ड कीन्स। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये किसने प्रपाउंड किया है, ये प्रपाउंड किया है JM कीन्स ने। फंक्शनल फाइनेंस कंसेप्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। अब किसने इंट्रोड्यूस किया था फंक्शनल फाइनेंस कंसेप्ट को, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कीन्स एंड लर्नर, ठीक है, कीन्स एंड लर्नर। इवन JS मिल भी नहीं होगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 62 का बी, कीन्स एंड लर्नर। 63 फॉर्मेशन ऑफ डैश इज द एक्चुअल मेथड ऑफ डेट रिडम्पशन। 63 का, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे जो सुटेबल आपका डेट रिडम्पशन का मेथड है वो हो जाएगा आपका सिंकिंग फंड। क्यों, अभी जैसे मान लीजिए आपने किसी से लोन लिया है, ठीक है, आपने जब किसी से लोन लिया तो उसको रीपे करने के लिए आपने एक गुल्लक में पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सिर्फ उसी पर्सन को पे करने के लिए ही मेनली आपने गुल्लक में पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो यही है आपका सिंकिंग फंड। जब किसी एक प्रॉपर पर्टिकुलर रीज़न की वजह से हम लोग पैसे इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, किसी एक पर्टिकुलर अलग से प्रोविजन मेंटेन करने लगते हैं, तो वो आपका तो वो आपका सिंकिंग फंड कहलाता है, ठीक है। तो 63 का हो जाएगा ए। 64 चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे, इनका नाम हो जाएगा KC न्योगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, KC न्योगी। इनका जो पीरियड था वो आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, 1951 से 64 तक चला था इनका पीरियड, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। 64 का बी। नेक्स्ट है 65 रिडेम्पशन ऑफ पब्लिक डेट। रिडेम्पशन ऑफ पब्लिक डेट मीन्स, रिडेम्पशन ऑफ पब्लिक डेट का मतलब होता है कि हम लोग डेट का रीपेमेंट कैसे करेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। डेट का जो रीपेमेंट है, जब भी इसके बारे में बात होगी रिडेम्पशन ऑफ पब्लिक डेट के बारे में, तो यहाँ पर याद रखिएगा डेट के रीपेमेंट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो 65 का हो जाएगा आंसर आपका क्या, ए। 66 द एनुअल अकाउंट ऑफ बोथ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड, ठीक है। आप लोग को पता होगा कि हर साल एक बजट मेंटेन होता है और फिर वहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि गवर्नमेंट का कितना इनकम होने वाला है और गवर्नमेंट का कितना एक्सपेंडिचर होने वाला है, ठीक है। तो उसी को हम लोग यहाँ पर बजटरी पॉलिसी यानी कि बजट बोलते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा, बजट में हम लोग बात करते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में, ठीक है।
तो यहाँ पर 66 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। ओके, नेक्स्ट 67, इक्वल्स ट्रीटेड इक्वली इन टैक्सेशन लीड्स टू। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था मेरे ख्याल से लास्ट वाले वीडियो में। ये एक इस टाइप का क्वेश्चन था। तो 67 का यहाँ पर हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल इक्विटी। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, जब इक्वल्स ट्रीटेड इक्वली इन टैक्सेशन तो यहाँ पर हो जाएगा हॉरिजॉन्टल इक्विटी। इवन अभी आगे एक वर्टिकल इक्विटी वाला भी क्वेश्चन है, उसको भी ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे MODVAT, MODVAT, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन, कब इंट्रोड्यूस हुआ था ये आपका इंट्रोड्यूस हुआ था 1986 में। ठीक है, और इवन हम आपको बता दें इस मॉडवेट को रीनेम कर दिया गया था, मतलब इस बॉडी को ख़त्म करके एक नया बॉडी लाया गया था, उसका नाम था CENVAT। ठीक है, अब CENVAT का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, आप लोग देखिए, थोड़ा सा एक्टिव रहिए, तभी काम बनेगा। और ये आपका कब आया था? ये आपका आया था 2000 में। ठीक है, तो 68 का हो जाएगा 1986। नेक्स्ट है 69, यानी कि आपका एग्रीकल्चरल होल्डिंग टैक्स वाज रिकमेंडेड बाय। यहाँ पर आपको देखना है कि एग्रीकल्चरल होल्डिंग टैक्स को फर्स्टली किसने रिकमेंड किया था। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा KN राज। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, KN राज कमेटी ने प्रपोज किया था, इसको रिकमेंड किया था। ठीक है, इनकी कमेटी को हम लोग बोलते हैं राज कमेटी। ठीक है, एग्रीकल्चरल होल्डिंग टैक्स क्या है आप लोग इसको एक बार गूगल करेंगे, हम चाहते हैं कि आप लोग खुद से गूगल करके एक बार इसको सर्च करें। ठीक है, KN राज यानी कि राज कमेटी ने ये एग्रीकल्चरल होल्डिंग टैक्स को लेके आए थे वो सब। ठीक है, तो 69 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं 70, द बर्डन ऑफ लॉन्ग टर्म पब्लिक डेट फॉल ऑन डैश। नॉर्मल सी बात है, प्रेजेंट जनरेशन पर नहीं, पास्ट जनरेशन पर भी नहीं, फ्यूचर जनरेशन पे। अगर कोई लॉन्ग टर्म पब्लिक डेट लिया गया है तो फिर वो फ्यूचर जनरेशन पर ही उसका बर्डन आएगा। ठीक है, तो 70 का हो जाएगा सी। द ग्रेट डिप्रेशन अकर्ड ड्यूरिंग, आप लोग को पता ही होगा 1929 से 1930 के बीच में ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट हुआ था और फिर अब लगातार ये 33 के अराउंड चला था। ठीक है, तो ये आपका द ग्रेट डिप्रेशन ध्यान रखिएगा, जिसको हम लोग ग्लोबल डिप्रेशन के नाम से भी जानते हैं। ये आपका 1929 से 1933 के अराउंड तक चला था। ठीक है, 71 का हो जाएगा बी। अब पंप प्राइमिंग, ये देखिए एक अजीब सा वर्ड यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा, पंप प्राइमिंग। वैसे इसका एक लेमैन तरीके से अगर हम लोग समझना चाहे तो यहाँ पर इसका मतलब होता है पंप प्राइमिंग इज ए मैनुअल और ऑटोमेटिक प्रोसेस बाय विच एयर प्रेजेंट इन ए पंप एंड इट्स सक्शन लाइन इज रिमूव्ड बाय फिलिंग लिक्विड। ठीक है, एयर जो प्रेजेंट रहता है किसी भी पाइप में, वहाँ पर से उस एयर को हटाने के लिए लिक्विड से हटाया जाता है। ठीक है, उस एयर को। ये तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग इकोनॉमिक्स के टर्म्स में क्या, मतलब हमारे सब्जेक्ट के टर्म्स में कैसे समझेंगे? पंप प्राइमिंग दस ब्रिंग्स बैक economic activities through higher spending and higher public consumptions and investment promotion activities by the government। मान लीजिए गवर्नमेंट देख रही है कि इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा मंदी चल रही है, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, कुछ भी काम वाम नहीं कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? अपना ही प्रोजेक्ट लगाएगी सो दैट लोगों को इंगेज कर सके। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में। तो इसका यहाँ पर आपका पंप प्राइमिंग एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड विथ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 72 का डी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है ना, तो यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी हो जाएगा इसका आंसर। 73, डेफिसिट फाइनेंसिंग में लीड टू, तो इसका आंसर आपका साफ साफ हो जाएगा 73 का सी। हम लोगों ने डिस्कस किया कई बार डेफिसिट फाइनेंसिंग से इन्फ्लेशन कैसे होता है। ठीक है, फाइनेंस में डेफिसिट हो जाना यानी कि गवर्नमेंट के पास फंड्स की डेफिसिट हो जाना। ठीक है, 73 का सी। 74, the debts which the government promises to pay off at a specified date are called,
जब गवर्नमेंट आपको प्रॉमिस कर देगी कि इतने दिनों के बाद वो आपको रीपेमेंट कर देगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिडीमेबल डेट्स, ठीक है। और गवर्नमेंट जब कोई भी प्रॉमिस नहीं करती है कि हम आपको कब पेमेंट करने वाले, तो उसको हम लोग बोलते हैं इररिडीमेबल डेट्स, ठीक है। जब किसी डेट के लिए हम लोग क्या नाम है पहले से ही सोचे होते हैं कि हाँ हम लोग इस वाले डेट को पेमेंट करने के लिए हम लोग ऐसे ऐसे पेमेंट करेंगे, तो उसको हम लोग फंडेड डेट कहते हैं। और जब हम लोग किसी डेट के बारे में कुछ नहीं सोचे रहते कि कैसे पेमेंट करना है, तो उसको हम लोग अनफंडेड डेट के बारे में कहते हैं उसको, ठीक है। तो 74 का आपका आंसर हो जाएगा रिडीमेबल डेट्स, सी। 75 शॉर्ट पीरियड डेट्स आर कॉल्ड। शॉर्ट पीरियड डेट्स किसको हम लोग कहते हैं? शॉर्ट पीरियड नॉर्मली अनफंडेड डेट्स होता है, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट पीरियड नेचर का होता है, तो बस ले करके फिर थोड़ी दिन में दे दिया जाता है, तो उसके लिए अलग से कोई फंड वगैरह जनरेट करने के लिए या सिंकिंग फंड टाइप का कुछ जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो 75 का हो जाएगा आपका ए। 76 अनफंडेड डेट्स आर ऑल्सो नोन एज। अनफंडेड डेट्स को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? आप लोग को पता होगा, उसको हम लोग फ्लोटिंग डेट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अनफंडेड डेट्स आर ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग डेट्स। नेक्स्ट है ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स इशूड बाय द गवर्नमेंट आर इन द नेचर ऑफ। 77 का हो जाएगा आंसर आपका फ्लोटिंग डेट्स, यानी कि वही आपका अनफंडेड डेट्स, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, ट्रेजरी बिल को जब इशू किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो उसका जो नेचर होता है वो फ्लोटिंग डेट यानी कि आपका अनफंडेड डेट के नेचर का होता है, ठीक है। 77 का बी। 78 ए टैक्स दैट कैन बी शिफ्टेड इज कॉल्ड। ऐसा टैक्स जिसको शिफ्ट किया जा सकता हो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। और ऐसा टैक्स जिसको शिफ्ट नहीं कर सकते उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। 78 का सी। 79 सर्विस टैक्स इन इंडिया वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन। सर्विस टैक्स इंडिया में फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो 79 का हो जाएगा आंसर 1994 टू 1995। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर फैक्ट बेस्ड है, अगर आपको याद है तो आप आंसर कर ले जाओगे, अगर आपको आंसर याद नहीं है तो आप लोग नहीं कर पाओगे, ठीक है। 79 का डी। द चेयरमैन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन। 15th फाइनेंस कमीशन, देखिए हम लोगों ने बात की थी कि फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे, तो वो केसी नियोगी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग को देखना है कि 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 80 का नंद किशोर सिंह, एन के सिंह, ठीक है, एन के सिंह। आपको कई जगह ऐसे भी देखने को मिलेगा, इसलिए हमने ये लिख दिया है, ठीक है। 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? नंद किशोर सिंह, ठीक। 81 द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक फाइनेंसेस। ये तो बहुत ईजी है, आप लोगों ने कई बार पढ़ रखा है, वही आपका होगा मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, जिसको किसने दिया है? ह्यूग डाल्टन ने दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि 81 का डी, सॉरी यानी कि 81 का ए होगा आंसर आपका, ठीक है। मैक्सिमम सोशल एडवांटेज दिया किसने था? आपके डाल्टन ने दिया था, ठीक है। इनका फुल नेम ह्यूग डाल्टन, ठीक है। द फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड एवरी 5 ईयर्स। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, फाइनेंस कमीशन अपॉइंट किया जाता है हर 5 साल में। तो 82 का क्या हो जाएगा? 82 का हो जाएगा बी। 83 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिस्कल इंस्ट्रूमेंट। इन सब में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि फिस्कल इंस्ट्रूमेंट में इंक्लूड नहीं होता है? वो है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये आपका मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ये आपका फिस्कल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ये। आप लोग ये जो नॉट है ना, इसको बहुत ध्यान से देखा करो, कई बार क्वेश्चंस इसी की वजह से बहुत ज़्यादा गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पर 83 का आंसर हो जाएगा ए। 84 का क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ फिस्कल पॉलिसी। इन सब में से फिस्कल पॉलिसी का मेजर कौन सा है? नॉर्मल सी बात है, CRR, SLR, बैंक रेट, ये सब हम लोग को मॉनेटरी पॉलिसी में देखने को मिलता है। ये जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है यही हम लोग को फिस्कल पॉलिसी में देखने को मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी कि 84 का हो जाएगा ए। पब्लिक एक्सपेंडिचर इज ए मेजर ऑफ फिस्कल पॉलिसी, ठीक। नेक्स्ट 85 द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन द ईयर। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन कब अपॉइंट किया गया था?
इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 85 का सी, यानी कि 1951। और 1951 में जब फर्स्ट फाइनेंस कमीशन बना था तो उसके चेयरमैन कौन थे, आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, अभी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, केसी न्योगी। ठीक है, केसी न्योगी। तो 85 का हो जाएगा सी। 86, मॉडर्न कैनन्स ऑफ टैक्सेशन आर प्रोपाउंडेड बाय। देखिए ये तो हम लोग को पता है कि इसका आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। 86 का हो जाएगा आपका क्या, बी। लेकिन एडम स्मिथ ने कौन कौन से कैनन्स लेके आए थे वो भी हम आपको याद दिला दें। वैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा भी था, लेकिन हम आपको थोड़ा सा याद दिला दे रहे, ठीक है। पहला जो कैनन लेके आए थे वो था इक्विटी का, कैनन ऑफ इक्विटी। ठीक है, नेक्स्ट जो कैनन लेके आए थे वो था कैनन ऑफ सर्टेनिटी। ठीक है, उसके बाद जो कैनन था वो है आपका कन्वीनियंस का। ठीक, फिर उसके बाद लास्ट जो आपका कैनन है वो है कैनन ऑफ इकोनॉमी। ठीक, तो 86 के यहां पर 4 हो जाएंगे, सॉरी एडम स्मिथ ने 4 कैनन्स को इंट्रोड्यूस किया था, वो आपकी ये 4 है। ठीक है, 86 का बी। 87, इन इंडिया पर्सनल टैक्स इज लेविड ऑन इंडिविजुअल्स बाय। अब देखिए इंडिया में पर्सनल टैक्स लेवी किया जाता है इंडिविजुअल्स पर, किस गवर्नमेंट के द्वारा? तो यहां पर सीधा सीधा आपका आंसर आ रहा है क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट। आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि इंडिया में पर्सनल इनकम टैक्स लेवी किया जाता है इंडिविजुअल्स पर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो 87 का ए। 88, साउंड टैक्स पॉलिसी इज डिवाइज्ड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि साउंड टैक्स पॉलिसी इज डिवाइज्ड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, ये बात ध्यान रखना पड़ेगा आप लोग को कि गवर्नमेंट के लिए टैक्स पॉलिसी सबसे ज़्यादा साउंड कब रहेगी, जब रेवेन्यू टैक्स के टर्म्स में गवर्नमेंट के पास ज़्यादा कलेक्ट हो। तो 88 का हो जाएगा आंसर क्या, ए। 89, द केलकर प्रपोजल्स आर कंसर्न्ड विथ। केलकर प्रपोजल्स आर कंसर्न्ड विथ, इन सब में से ये जो 4 पॉइंट्स हैं इसमें से केलकर का जो प्रपोजल है वो किससे रिलेटेड है? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसका हो जाएगा आपका टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड। ठीक है, केलकर जो कमेटी थी इसने जो प्रपोजल दिया था, प्रपोजल सेट किया था, वो आपका टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि केलकर कमेटी ने रिकमेंडेशंस जो दिए थे वो टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड थे। ठीक है। 90, इन द केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स इम्पैक्ट एंड इंसिडेंट्स आर। देखिए डायरेक्ट टैक्स में आप ना बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकते, तो डायरेक्ट टैक्स जिस पर इम्पोज हो रहा है उसी के ऊपर इम्पैक्ट और इंसिडेंस दोनों आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम पर्सन हो जाएगा, मतलब 90 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर इनडायरेक्ट टैक्स होता तो डिफरेंट पर्सन हो जाता। ठीक है, तो 90 का क्या हो जाएगा, बी। द डायरेक्ट वायलेशन ऑफ टैक्स लॉ इज कॉल्ड। देखिए टैक्स इवेजन ही होता है आपका डायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट वायलेशन ऑफ टैक्स का। क्यों? क्योंकि टैक्स की चोरी होती है यहाँ पर। ठीक है, लिख देते हैं चोरी। ठीक है, टैक्स के चोरी के बारे में यहाँ बात की जाती है। तो यहाँ पर आपका 91 का क्या हो जाएगा, टैक्स इवेजन। टैक्स अवॉइडेंस का मतलब होता है जब हम लोग गवर्नमेंट के बनाए गए रूल्स रेगुलेशंस के लूप होल्स का यूज़ करके हम लोग जब टैक्स को अवॉइड करते हैं। ठीक है, और टैक्स रिबेट आपका टैक्स प्लानिंग का पार्ट है, जो कि गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है कि आप लोग कैसे कैसे टैक्स को बचा सकते हो। तो यहाँ पर आपका डायरेक्ट वायलेशन ऑफ टैक्स यानी कि टैक्स पॉलिसी के लिए जो भी रूल्स रेगुलेशंस वगैरह बनाए गए हैं उसको वायलेट किस में कर सकते हैं, मतलब टैक्स इवेजन में कर सकते हैं। ठीक है, टैक्स इवेजन कहलाता है। तो 91 का आपका आंसर हो जाएगा ए। 92, द फाइनल रेस्टिंग प्लेस ऑफ बर्डन ऑफ टैक्स इज कॉल्ड। ये आपका हो जाएगा इंसिडेंस ऑफ टैक्स। ठीक है, ये वही है जो आपके ऊपर, जैसे इंसिडेंस का मतलब आप लोग ऐसे याद रखिएगा, अल्टीमेट बर्डन जिस बंदे पर भी पड़ेगा वही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अल्टीमेट बर्डन ऑफ टैक्स। ठीक है, 92 का डी। फिस्कल पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ। फिस्कल पॉलिसी किसकी पॉलिसी है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिस्कल पॉलिसी आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी है
और मॉनेटरी पॉलिसी आपकी आरबीआई की पॉलिसी है, ये बात ध्यान रखिएगा, दोनों को कंफ्यूज मत होइएगा। फिस्कल पॉलिसी आपका गवर्नमेंट का है और मॉनेटरी पॉलिसी आपका आरबीआई का है। 93 का सी। 94 द प्रिंसिपल ऑफ जजिंग फिस्कल मेजर्स बाय द वे दे वर्क इज कॉल्ड। द प्रिंसिपल ऑफ जजिंग फिस्कल मेजर्स बाय द वे दे वर्क इज कॉल्ड, इसका हो जाएगा आपका आंसर फंक्शनल फाइनेंस। ठीक है, उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग जब हम लोग जज करते हैं फिस्कल मेजर्स को, ठीक है, तो फिर उसको कहते हैं फंक्शनल फाइनेंस। ठीक है, 94 का आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट 95 व्हेन इंडिविजुअल्स विथ अनइक्वल टैक्स पेइंग एबिलिटी should be taxed unequally in order to get equal sacrifice is called। ये आपका नॉर्मल सी बात है, ये आपका वर्टिकल इक्विटी आ जाएगा। देखिए वहाँ पर ऊपर में जब हॉरिजॉन्टल इक्विटी के बारे में बात कर रहे थे तो वहाँ पर आपको हर जगह इक्वल दिख रहा था, ठीक है, इक्वल टर्म यूज़ किया दिख रहा था। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर अनइक्वल किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब इस टाइप का सीन होता है तो फिर वहाँ पर आपका वर्टिकल इक्विटी होता है। ये होता है आपका वर्टिकल इक्विटी और ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल इक्विटी। ठीक है, देखो यहाँ पर एक के नीचे एक नीचे, तो यहाँ पर कोई इक्वालिटी मेंटेन नहीं की जा रही, लेकिन यहाँ पर सब लोग एक ही लाइन में हैं तो यहाँ पर इक्वालिटी मेंटेन होगी। ठीक है, तो बात ध्यान रखिएगा। 96 यानी कि इलास्टिक रेवेन्यू रिस्पॉन्स टू मार्जिनल टैक्स रिडक्शन इज कॉल्ड। तो 96 का आपका आंसर हो जाएगा सी, लैफर कर्व। लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने लैफर कर्व के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि लैफर कर्व में क्या होता है, यहाँ पर मार्जिनल टैक्स रेट अगर आपका ज़्यादा है तो टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा हो, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना होगा। ये आपको हम चाहते हैं कि आप लोग लैफर कर्व को एक बार गूगल करें और ख़ुद से पढ़ने की कोशिश करें। बाय द वे हम एक अलग से भी वीडियो बनाएंगे लैफर कर्व पे, ठीक है, क्योंकि ये हम लोगों के लिए, हम कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लिखा हुआ है, हमने लिख दिया था, मेंशन कर दिया था। द लैफर कर्व स्टेट्स दैट इफ टैक्स रेट्स आर इंक्रीज्ड अबव अ सर्टेन लेवल, अगर टैक्स रेट्स को एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा अगर आप इंक्रीज करते हो तो फिर टैक्स रेवेन्यू आपका फॉल कर जाएगी। क्यों? क्योंकि नॉर्मल सी बात है ना, लोग अगर कमा रहे हैं और उन लोगों को टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ रहा है तो लोग कमाएंगे ही नहीं। लोगों को लगेगा ना कि पूरा तो पूरा हमको गवर्नमेंट को ही देना पड़ रहा है तो यार हम कमाएं ही क्यों, फिर लोग शिफ्ट हो जाएंगे एग्रीकल्चर पे। समझ आ रहा है? तो ये चीज़ है। इफ टैक्स रेट्स आर इंक्रीज्ड अबव अ सर्टेन लेवल देन टैक्स रेवेन्यूज कैन एक्चुअली फॉल बिकॉज हायर टैक्स रेट्स डिस्करेजेस पीपल फ्रॉम वर्किंग। ठीक है। 97 द नियो किन्सियन अप्रोच टू पब्लिक फाइनेंस इज कॉल्ड। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि नियो किन्सियन अप्रोच जब पब्लिक फाइनेंस के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था तो इसमें क्या कहलाता है, ये आपका 97 का हो जाएगा फंक्शनल फाइनेंस। ठीक है, नियो किन्सियन अप्रोच पब्लिक फाइनेंस का वो आपका क्या कहलाता है, फंक्शनल फाइनेंस। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। हम बताएं ना आपको, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें फैक्ट बेस्ड पर है, फैक्ट बेसिस पर है, वो आपको चीज़ें याद ही करनी पड़ेंगी, समझने वाली उसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है। The best system of public finance is that which secures the maximum social advantage from the operations which it conducts is the statement of। एक बार इस स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ लेते हैं, आप लोग को समझ में आएगा। The best system of public finance is that which secures the maximum social advantage from the operations which it conducts। मैक्सिमम सोशल एडवांटेजेस के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग साफ साफ इंक्लूड कर लेंगे एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ ने ही ये बात कही थी कि ऐसा गवर्नमेंट, ऐसा पब्लिक फाइनेंस का सिस्टम जो कि मैक्सिमम सोशल एडवांटेजेस को मीट करने की बात करता है। ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एडम स्मिथ। ये स्टेटमेंट किसका है, एडम स्मिथ का है। ठीक है, 98 का ए। 99 विच इज द मेथड ऑफ फाइनेंशियल एडजस्टमेंट बिटवीन सेंटर्स एंड स्टेट्स। ठीक है, तो यहां पर आपका सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा टैक्स शेयरिंग। ठीक है, फाइनेंशियल एडजस्टमेंट जब भी होता है सेंटर और स्टेट्स के बीच में तो उसको हम लोग कहते हैं टैक्स शेयरिंग का मेथड। ठीक है, ये भी आपका फैक्ट बेस था, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस मेथड को क्या कहते हैं जब सेंटर और स्टेट्स के बीच में फाइनेंशियल एडजस्टमेंट की जाती है। ठीक है, और ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। मेरिट गुड्स
मेरिट गुड्स क्या होता है, हम लोगों ने लास्ट के जो वीडियो थी 50 क्वेश्चंस वाली, फर्स्ट 50 क्वेश्चंस वाली, उसमें हम लोगों ने मेरिट गुड्स से रिलेटेड थोड़ा सा हम लोगों ने देखा था। मेरिट गुड्स का मतलब होता है यहाँ पर फ्री गुड्स। मतलब यहाँ पर मेरिट गुड्स को ये बताया गया है कि मेरिट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कोई पर्सन उस चीज़ को खरीदने की औकात रखता हो, मतलब उसकी एबिलिटी हो या उसकी एबिलिटी ना हो, उसको एटलीस्ट ये चीज़ें तो आपको मतलब उसको ये अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका हो जाता है क्या, एजुकेशन। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द इकोनॉमिक्स कंसेप्ट ऑफ मेरिट गुड ओरिजिनेटेड बाय रिचर्ड ए मसग्रेव, ये वही है जो आपके पब्लिक फाइनेंस के फादर कहलाते हैं। ठीक है, इज ए कमोडिटी विच इज जज्ड दैट एन इंडिविजुअल और सोसाइटी शुड हैव ऑन द बेसिस ऑफ द सेम कंसेप्ट ऑफ बेनिफिट रेदर देन एबिलिटी और विलिंगनेस टू पे। ये बात ध्यान रखिएगा कि उनकी एबिलिटी या विलिंगनेस टू पे से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि उन सभी को, मतलब हर एक इंडिविजुअल को और हर सोसाइटी के मेंबर को ये चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है एजुकेशन। ठीक, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा फ्री गुड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे 50 और इस वाले में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं 50, टोटल हो गया हमारा 100। ठीक है, आई होप कि आपको लास्ट वाले सेक्शन में भी और इस वाले में भी सब कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। पब्लिक फाइनेंस के हमारे 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, आप सभी अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और ये जितने भी कंसेप्ट्स हमने आप लोगों को पढ़ाया है, आई होप कि आप लोगों को सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। इन केस अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर मेंशन करिए, सो दैट आपके जो पॉइंट्स हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, उनको हम क्लियर कर सकें नेक्स्ट वाली क्लास में। ठीक है, चलिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए, खूब पानी पीजिए, गर्मी बहुत है, अपना ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए सेशन को एंड करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।